तो आज जिस मूवी की हम बात करने वाले हैं उसका नाम है शापित, जो कि 2010 में आई थी। एंड तुम में से कई लोगों ने इसे देखा भी होगा। एंड वैसे मैं कहना चाहूंगा कि उस टाइम के हिसाब से भी इसकी कुछ सीन्स बहुत तगड़े थे। एंड इसमें जो मिस्ट्रीज थी ना वो भी लाजवाब थी, क्योंकि उससे इसकी स्टोरी और ज्यादा एंगेजिंग लगती है। तो चलो सीधा स्टार्ट करते हैं। अब गाने की शुरुआत होती है और हमें दिखाया जाता है कि एक पार्टी हो रही है जहाँ एक लड़का था अमन भार्गव और लड़की थी काया शिखावत, जो कि एक दूसरे से प्यार करते थे। वहां में अमन का दोस्त भी दिखाया जाता है जिसका नाम था शुभ। अब अमन अपने साथ काया को ले जाता है एंड उसे प्रपोज करता है शादी के लिए एंड उसे रिंग भी पहना देता है। अब इसके बाद जब ये दोनों घर वापस जा रहे थे गाड़ी में, तभी रोड के बीच एक आत्मा उन पर हमला कर देती है, जिसकी वजह से उनका एक्सीडेंट हो जाता है। अब मैं हॉस्पिटल में दिखाया जाता है कि काया के माँ बाप वहाँ आ गए थे। अब काया को ज्यादा चोट वगैरह तो नहीं लगी थी, तभी उसके माँ बाप उसके हाथ में एक अंगूठी देखते हैं और ये देखकर वो शॉक हो जाते हैं। अब उसका बाप बोलता है, यार हमें काया को पहले ही सब कुछ बता देना चाहिए था। अब इसके बाद जब काया को होश आता है तो उसकी माँ उसे बताती है सारा राज, कि उनका शेखावत खानदान काफी पुराने टाइम से चल रहा है और वो हिमाचल के राज घराने से हैं। उनके शानो शौकत और पैसे के साथ उन्हें एक शराब भी मिला है। हमें दिखाया जाता है 300 साल पहले शेखावत खानदान के एक राजा थे, महाराजा रंजीत सिंह, और एक रात उनका छोटा भाई कुलजीत सिंह ने एक उनके राजघराने में काम कर रही लड़की की इज्जत लूटनी चाहिए, लेकिन उस लड़की ने अपनी इज्जत बचाने के लिए अपनी जान दे दी। अब ये बात राजा को पता चल जाती है और वो इस बात से काफी गुस्सा थे और वो अपने भाई को भी सजा देने से पीछे नहीं हट रहे थे। लेकिन तभी उस लड़की का बाप आता है। अब इस लड़की का बाप एक्चुअली में इनके राजघराने का एक पंडित था, आचार्य सचानंद। अब अपनी बेटी को मरा देखकर उसका खून खौल जाता है एंड वो कहता है कि इसकी अभी शादी होने वाली थी कुछ ही दिनों में, उससे पहले ही ये सब कुछ हो गया। अब वो गुस्से में राजा रंजीत को श्राप देता है कि इस राजघराने ने ही मेरी बेटी की जान ली है, इसलिए आगे जितनी भी बेटियां तुम्हारे यहाँ पैदा होंगी उनकी कभी शादी नहीं हो पाएगी एंड अगर उन्होंने ऐसा करना चाहा तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। और इधर प्रेजेंट टाइम में हमें दिखाया जाता है कि अमन के माँ बाप और काया के माँ बाप साथ में बैठे हुए थे और काया के बाप ने उन्हें ये सारी कहानी बता दी थी। अब अमन का बाप उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि ये शराब वगैरह आज के टाइम में कौन ही मानता है, ये तो काफी पुरानी चीज है। लेकिन काया का बाप नहीं मानता क्योंकि उन्हें अपनी बेटी की जिंदगी ज्यादा प्यारी थी। अब इसके बाद अमन के माँ बाप वहां से जाने लगते हैं और अब अमन और काया भी अलग हो रहे थे, लेकिन अमन से ये जुदाई बर्दाश्त नहीं हो रही थी और फिर वो फैसला करता है कि चाहे जो भी हो जाए, चाहे उसे ये श्राप ही क्यों ना खत्म करना पड़े हमेशा के लिए, लेकिन वो शादी तो काया से ही करेगा। अब इसके बाद हम देखते हैं कि शुभ के घर अमन बैठा हुआ था और तभी शुभ उसे पार्टी की फोटोज दिखा रहा था। तभी उसे वो दिखाता है कि एक फोटो के पीछे वही आत्मा की परछाई वहां दिख रही थी। अब इसके बाद ये सीधा जाते हैं एक प्रोफेसर से मिलने जिसका नाम था पशुपति एंड ये पैरानॉर्मल एक्टिविटीज से रिलेटेड ही चीजें पढ़ाता था एंड उस वक्त भी ये अपने स्टूडेंट्स को वही पढ़ा रहा था। अब इसके बाद वहां आकर अमन उससे मिलता है एंड उन्हें बताता है इस फोटो और उस श्राप के बारे में। अब प्रोफेसर कहता है हाँ ये फोटो में असलियत में एक आत्मा ही है और यही है जो उस श्राप को आगे पीढ़ी तक पहुंचा रही है। अगर इस श्राप को खत्म करना है तो इस आत्मा को खत्म करना होगा। अब अमन बोलता है ठीक है, तो आप हमारी मदद कीजिए इस आत्मा को खत्म करने में। पशुपति हंसने लगता है और कहता है आत्मा से लड़ना कोई बच्चों का खेल नहीं, बहुत मुश्किल है, तुम तो उसे देख कर ही डर जाओगे, मारने की तो दूर की बात, और इस काम में जान का भी जोखिम, और मैं तुम्हारी मौत का कारण नहीं बनना चाहता था। एंड ये बोलकर वो उन्हें वहां से भेज देता है। अब अमन समझ जाता है कि उसे प्रोफेसर को पहले प्रूव करना होगा कि वो सीरियस और इस आत्मा से वो लड़ सकता है, और इसीलिए अब अगली रात में हम देखते हैं तो वो शुभ के घर ही बैठा हुआ था और फिर वो उसे पशुपति की लिखी हुई एक किताब दिखाता है, अर्बन लेजेंड, जिसमें उस प्रोफेसर ने सभी तरह की घटनाएं और हॉन्टेड प्लेसेस का जिक्र किया था। और इसी बुक में उसे 2003 की एक दुर्घटना का पता चलता है जो नेशनल लाइब्रेरी में हुई थी, जहाँ एक सोनिया नाम की लड़की थी जो अपनी एग्जाम्स की तैयारी कर रही थी, लेकिन एग्जाम्स का प्रेशर इतना था कि वो वहीं लाइब्रेरी में अपनी जान दे देती है। अब इसके बाद जो उसका बॉयफ्रेंड था वो उसे ऐसा देखकर पागल हो जाता है और वो उसे इतना प्यार करता था कि उसने भी अपनी जान दे दी। अब ऐसा कहा जाता है कि जिस किताब को सोनिया मरने से पहले पढ़ रही थी उसी किताब में आज उसकी आत्मा कैद है और उसका जो बॉयफ्रेंड की आत्मा है वो उस लाइब्रेरी को प्रोटेक्ट करता है। और हाँ, रात में उस लाइब्रेरी में जाना सख्त मना है। उस किताब में ये भी लिखा था कि एक दिन एक कॉलेज स्टूडेंट ने उधर जाने की कोशिश की थी, लेकिन अगली सुबह वहां से उसकी लाश बरामद हुई। अब अमन कहता है अगर मुझे प्रोफेसर को प्रूव करना है तो मुझे वो बुक लेकर आनी होगी
एंड अब उसी रात वो पहुंच जाता है वो लाइब्रेरी में एंड वहाँ आत्माएं उस पर हमला करना चालू कर देती हैं और उसे रोकने की काफी कोशिश कर रही थी, लेकिन फिर भी जैसे से वो बुक उसके हाथ में लग जाती है और जब वो उस बुक को देखता है तो उसके इस पेज पर सोने की बॉडी लटकते हुए दिखाई जा रही थी। एंड दिस सीन इज माई फेवरेट सीन। अब वो किताब लेकर उसकी बॉयफ्रेंड की आत्मा से बचते हुए जैसे तैसे उस लाइब्रेरी से बाहर निकलने में कामयाब हो जाता है और ये बुक ले जाकर वो सीधा प्रोफेसर को दे देता है, जिसके बाद उसे अब उस पर पूरा भरोसा हो गया था और अब वो मान जाता है उसकी मदद करने के लिए। अब जाने से पहले अमन काया से जाकर झूठ बोलता है कि वो एक बिजनेस ट्रिप के लिए लंदन जा रहा है और वो उसे अंगूठी देता है अपनी एंगेजमेंट वाली। हमें दिखाया जाता है प्रोफेसर जो कि एक तावीज सा बनाकर देवी के सामने चढ़ाने जा रहा था ताकि यहाँ काया की रक्षा हो सके, लेकिन वो तुरंत ही जल जाता है। पशुपति कहता है क्या तुमने काया को कुछ दिया था क्या अपना? एंड तभी दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि वो आत्मा काया पर हमला करने के लिए आ जाती है, लेकिन सही टाइम पर आकर अमन उसे बचा लेता है और उसे घर ले जाता है। एंड अब काया को भी वो सब कुछ सच सच बताता है। अब काया मानती नहीं है और वो भी उनके साथ आती है। अब इसके बाद प्रोफेसर इन्हें ले जाता है एक जले हुए सिनेमा हॉल में। प्रोफेसर बताता है कि इस सिनेमा हॉल में कई लोग मारे गए थे और यहाँ उनकी आत्माएं भटकती है और इन्हीं में कुछ अच्छी आत्माएं भी हैं जो हमारी मदद कर सकती हैं, और ध्यान से क्योंकि इधर बुरी आत्माएं भी होंगी। अब प्रोफेसर एक बॉल में कुछ अलग लैंग्वेज लिखकर उसे अंदर फेंक देते हैं और ये एक्चुअली में एक टेक्निक है, इसकी मदद से वो आत्माओं से कनेक्ट करेंगे। अब वो बॉल अंदर ही जाते जा रही थी और वो भी उसका पीछा कर रहे थे। तभी काया के हाथ पर खून की बूंदें गिरती हैं एंड उसके बाद अचानक से ही एक बॉडी उसके ऊपर गिर जाती है। अब इसके बाद वो वहां से जैसे तैसे निकल जाते हैं। अब प्रोफेसर उसे पूछता है कि क्या उस बॉडी ने तुमसे कुछ कहने की कोशिश की? तभी वो उसे खून के निशान को देखता है जो उस पर गिरे थे। अब वो उन बूंदों को वो जब कनेक्ट करता है तो वो एक कॉन्स्टलेशन का शेप ले लेती है जो होता है लियो कॉन्स्टलेशन, जिसे हिंदी में मगा कहते हैं। और आज के टाइम पर इस जगह को महिपालपुर के नाम से जाना जाता है और ये हिमाचल में ही एक गाँव है। अब उन्हें समझ आ गया था कि सारे राज अब वहीं खुलने वाले एंड अब ये सब महिपाल पहुंचते हैं। अब वहाँ उन्हें एक पहले ही एक बंगला बुक कर रखा था, तभी वहाँ प्रोफेसर को कुछ फील होता है एंड इसलिए फिर वो उसकी छत पर जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ सामने मंगाल जेल था जो कि 300 साल पुराना था। एंड फिर प्रोफेसर कहता है कि इंसान के मरने की सबसे खराब जगह एक जेल होती है एंड एक आत्मा के जन्म के लिए ये सबसे अच्छी जगह होती है। इसका मतलब यही हमारे सारे राज पता चलेंगे। हमें दिखाया जाता है कि रात में वो सब कमरे में सो रहे थे, तभी काया की एकदम से आंख खुलती है एंड वो देखती है तो वहाँ उधर कोई भी अपने बेड पर नहीं था और इसीलिए फिर वो बाहर जाकर सबको ढूंढने लगती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि एक्चुअली में सब वहीं सो रहे थे, बस काया को नहीं दिख रहे थे। अब तभी काया पर वो आत्मा आकर हमला कर देती है और उसकी चीख सुनकर एकदम से वो सब जग जाते हैं। अब वो सब उसे अंदर ढूंढ रहे थे लेकिन वो कहीं नहीं मिलती। तभी उन्हें जंगल से उसकी आवाज सुनाई देती है और उसकी आवाज का पीछा करते हुए वो अंदर जाते रहते हैं। अब दूर उन्हें एक कब्रिस्तान मिलता है जहाँ काया को उस आत्मा ने गाड़ दिया था। अब वो कुल्हाड़ी से उसकी बॉडी को निकालते हैं और हॉस्पिटल तक पहुंचते हैं और अब उसकी कंडीशन काफी क्रिटिकल थी और वो समझ गए थे कि वो साली आत्मा ही ये सब कर रही है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि अमन हॉस्पिटल के रूम के बाहर बैठा हुआ था, तभी बाहर बारिश होने लगती है। अब वही बूंदे वहां रखे हुए फोन पर टपकती है लगातार, जिससे ऐसा लग रहा था कि जैसे वो फोन बज रहा है। अब अमन जाकर उस फोन को उठाता है तो वहां से काया की आवाज आ रही थी जो दूसरे डायमेंशन से उसे फोन पर बात कर रही थी और उससे मदद मांग रही थी। अब जैसे ये प्रोफेसर को पता चलता है वो कहता है कि अभी हमें जल्दी करना होगा। उस आत्मा ने काया की आत्मा को पकड़ ली है, अगर हमने जल्दी नहीं करी तो हम काया को खो देंगे। और प्रोफेसर सीधा पहुंचता है मकान जेल और सरप्राइजिंगली वहाँ का मैनेजर प्रोफेसर को जानता था। उन्हें फिर वो वहाँ की सारी कैदियों की फाइल्स दिखाता है जो भी अभी तक वहाँ आई थी और वो कई लाखों की मात्रा में थी, पर उन पर इतना टाइम नहीं था कि वो हर एक फाइल को छाने। अब प्रोफेसर कहता है अब हमें 300 साल पहले जाना होगा उस आत्मा का पता लगाने के लिए। और फिर ये एक रिचुअल के बारे में बताता है कि ये पानी के अंदर इनकी बॉडी को डालेगा और जितनी देर तक तुम सांस रोक पाओगे उतनी देर तक तुम पास्ट में ट्रैवल कर पाओगे। अब अमन जाने के लिए तैयार हो जाता है लेकिन शुभ उससे कहता है कि तुम्हें तैरना भी नहीं आता है सही से, मुझे तैरना आता है अच्छे से और मैं तुमसे ज्यादा सांस रोक भी पाऊंगा। और इसलिए फिर प्रोफेसर शुभ पर वो रिचुअल परफॉर्म करते हैं और एक क्रिस्टल उसकी छाती पर लगाकर उसे बाथटब में डाल देते हैं और ऐसे ही करते हुए शुभ 300 साल पहले उस जेल में पहुंच जाता है। अब ढूंढते ढूंढते ही उसे एक औरत दिखती है जो अपने बाल संवार रही थी, लेकिन तभी वो अचानक से आकर शुभ पर हमला कर देती है और उसे जकड़ लेती है। अब यहाँ रियल वर्ल्ड में भी शुभ डूबने लगता है और बाथटब से बाहर नहीं आ पा रहा था। प्रोफेसर और अमन उसे काफी कोशिश कर रहे थे बाहर लाने की,
लेकिन वो आत्मा शुभ को छोड़ ही नहीं रही थी। तभी उसके बाद जो अमन होता है वो उस बाथटब को ही तोड़ देता है, जिससे सारा पानी बाहर आ जाता है और शुभ बच जाता है। अब इसके बाद शुभ उन्हें बताता है कि वो औरत ही वो आत्मा है, लेकिन उसका चेहरा मैं नहीं देख पाया, बट हाँ उसने अपने हाथ पर एक तावीज पहन रखा था। अब उन्हें अगर वो तावीज मिल जाए तो उन्हें पता चल जाएगा कि कैसे वो काया को बचा सकते हैं। लेकिन अब उन्हें वो इतने साल पुराना तावीज कहाँ मिलेगा, ये सोचकर वो परेशान हो रहे थे। तभी उसी रात काया की आत्मा रूप लेकर आती है और अमन को बताती है कि जिस बंगलों में वो ठहरे हुए हैं उसी का केयर टेकर के पास वो तावीज है। उनकी जनरेशन टू जनरेशन उसकी पीढ़ियां उस तावीज की रक्षा कर रहे हैं। और वो जाकर उस केयर टेकर से वो तावीज लेते हैं एंड उसे खोल कर देखते हैं तो उसमें से एक पर्ची सी निकलती है जिसमें कुछ अलग भाषा में लिखा हुआ था, जिसे फिर प्रोफेसर डिकोड करता है और उन्हें बताता है कि इसमें लिखा हुआ है जब तक गले में रहेगा ये तब तक मोहिनी की रक्षा करेगा ये। अब जाकर उन्हें उस आत्मा का नाम पता चलता है, मोहिनी। अब वो सीधा जाते हैं जेल के मैनेजर के पास और उसे पूछते हैं मोहिनी के बारे में। और अब वो उन्हें बताता है कि असल में मोहिनी रानी मोहिनी थी, जो कि राजा रंजीत के जो पिता थे उससे पहले राजा उनकी दूसरी पत्नी थी। एंड आगे जाकर पता नहीं किसी कारण से राजा रंजीत ने ही उन्हें कालकोठरी में बंद करवा दिया था। बस उस मैनेजर को इतना ही पता था। और उन्हें पूरा सच जानने के लिए प्रोफेसर एक रिचुअल परफॉर्म करता है और राजा रंजीत की आत्मा को बुलाता है। अब उसकी आत्मा आकर उनके वॉइस रिकॉर्डर में सब कुछ रिकॉर्ड कर देती है। एंड अब यहाँ से पूरे रात से पर्दा हटता है। अब हमें पता चलता है कि जो मोहिनी थी वो राजा रंजीत की माँ नहीं थी बल्कि सौतेली माँ थी, लेकिन वो एक्चुअली में काफी आरामिन थी और असलियत में उसने सिंहासन के लिए ही राजा से शादी की थी। और एक रात जब किसी जश्न की तैयारी में वो सब लगे हुए थे तो वो राजा को मरवा देती है। यहाँ तक कि वो तो राजा के दोनों बेटे रंजीत सिंह और कुलजीत सिंह को भी मरवाने वाली थी, बट यह अपने प्लान में कामयाब होती उससे पहले ही महामंत्री को इसके प्लान के बारे में पता चल जाता है एंड वो मोहिनी को पहले ही पकड़वा लेते हैं। अब उनके बाप के मरने के बाद बड़ा बेटा रंजीत सिंह राजा बन जाता है एंड वो मोहिनी को कालकोठरी में बंद करवा देता है। अब राजा को बाद में ये भी पता चलता है कि ये जो मोहिनी है उसे काला जादू वगैरह भी आता है, इसलिए वो आगे उन्हें काफी खतरा दे सकती है। एंड इसीलिए फिर राजा रंजीत फैसला करता है और उन्हें आदेश देता है मोहिनी को मारने का। और इधर हम देखते हैं कि जादू मंत्र से मोहिनी को इसका भी पता चल जाता है कि आज रात वो मरेगी, इसलिए वो एक ताबीज लेती है और अपनी सेविका को दे देती है जो कि उसकी हर चीज में मदद करती थी। और उसे वो देकर कहती है कि इसको छुपा कर सेफ रखना। एंड फिर वो कहती है कि अब मैं वैसे भी मरने वाली हूँ बट मैं इस साम्राज्य को खत्म करना चाहती हूँ, इसलिए तुम ऐसा करना कि मेरे मरने के बाद मेरी अस्थियों को कहीं छुपा देना ताकि मरने के बाद मैं एक आत्मा बन जाऊं और मुझे कोई मार ही ना सके। उसके बाद इस पूरे साम्राज्य को मैं खत्म कर दूंगी। एंड ये होता है वो सेविका उसकी अस्थियां वहीं हवेली में कहीं छुपा देती है। फिर हमें ये भी पता चलता है कि आगे रंजीत सिंह का जो छोटा भाई था कुलजीत सिंह, उसे भी वही काबू करके आचार्य की बेटी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करती है, जिसके बाद वो मर जाती है क्योंकि उसे पता था अगर आचार्य की बेटी को कुछ हुआ तो उसका बाप चुप थोड़ी ना बैठेगा, वो रंजीत सिंह और इस पूरे साम्राज्य को खत्म करने का श्राप जरूर देगा। और ऐसा ही होता है और उसी श्राप की मदद से वो और ताकतवर हो जाती है और ये सारी प्लानिंग उसकी काम कर गई थी। अब उन्हें पता चल गया था कि उन्हें सिर्फ एक ही काम करना है, मोहिनी को खत्म करने के लिए उन्हें उसकी अस्थियां बहानी होगी जिससे कि वो हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगी और ये करने के बाद ही काया बचेगी। और अब वो जाते हैं उसी हवेली में जहाँ से ये सब कुछ चालू हुआ था, क्योंकि वहीं तो अस्थियां छुपी हुई थी। अब क्या था कि वो हवेली नदी के बिल्कुल बीचों बीच थी, इसलिए वो वहाँ पर नाव से जाते हैं और उस नाव को वहीं रस्सी से बांध देते हैं। फिर प्रोफेसर अपनी वही गेंद को अंदर फेंकता है जो आगे जाकर एक जगह रुक जाती है, जिसका मतलब अस्थियों का मटका वहीं कहीं है। अब वो उसे वहाँ ढूंढने लगते हैं, तभी वहाँ दीवारों पर भी काफी कलाकृति बनी हुई थी। तभी अमन नोटिस करता है कि वहाँ एक शादी का मंडप की भी कलाकृति बनी हुई थी। अब वो पूछता भी है कि शादी के मंडप में कितने मटके रखे जाते हैं। शुभ कहता है 7। अमन कहता है लेकिन यहाँ तो 8 है। अब वो समझ जाते हैं कि इनमें से ही ऊपर वाला मोहिनी का मटका है। एंड अब वो जैसे ही उसे निकालने के लिए जाते हैं तभी मोहिनी आकर उनकी नाव की रस्सी फेंकती है। अब प्रोफेसर उनकी नाव को बांधने के लिए जाता है, लेकिन बाहर आकर देखता है तो नाव बहुत दूर निकल चुकी थी। तभी वहाँ मोहिनी का हाथ नदी से आता है और वो प्रोफेसर को नदी में खींच लेता है और फिर वो उसकी बॉडी पर काबू कर लेती है। वहाँ हम देखते हैं तो अमन ने उसकी अस्थियां निकाल ली थी, तभी मोहिनी आकर उसे वो अस्थियां छीन लेती है। अब उसके बाद तभी प्रोफेसर दोबारा अपनी बॉडी पर काबू पाता है एंड जैसे तैसे अमन को वो अस्थियां फेंक कर वापस दे देता है।
एंड उन्हें बचाने के लिए वो खुद खिड़की से कूद कर जान दे देता है। और अब अमन और शुभ जल्दी से भागते हैं नदी की तरफ इन अस्थियों का विसर्जन करने के लिए। अब वो आत्मा वहां के दरवाजे को बंद करने लगती है। अब यहाँ से शुभ जो था वो फंस जाता है, लेकिन अमन बाहर आ जाता है। एंड अब वो नदी में उसकी अस्थियों का विसर्जन करने वाला ही होता है कि तभी वहां से आत्मा आकर उस पर हमला कर देती है, जैसे कि अस्थियों का मटका टूट जाता है और उसकी अस्थियां वहां फैल जाती हैं। अब बिल्कुल ही नामुमकिन था उन अस्थियों का विसर्जन करना, क्योंकि हर एक पार्टिकल नदी में बहना चाहिए। एंड अब मोहिनी हंस रही होती है। अब क्या था कि उस हवेली की ना मरम्मत हो रही थी, इसलिए वहां कुछ लकड़ियों से उस नदी के बांध को रोक रखा था। अब अमन उठता है और उस बांध को रस्सी से खींचकर तोड़ देता है, जिससे नदी का पानी हवेली में अंदर आ जाता है एंड इसकी अस्थियां उसमें मिलकर उसका विसर्जन हो जाता है। अब जो मोहिनी की आत्मा थी वो भी नष्ट होकर गायब हो जाती है। एंड जो अमन था वो काफी घायल था, इसलिए वो भी उस नदी में डूब रहा था और उसे तैरना भी नहीं आता था। अब तभी हम देखते हैं कि वहां उसे बचाने के लिए आ जाता है शुभ, क्योंकि मोहिनी के जाने के बाद वहां के सारे दरवाजे खुल गए थे एंड वो उसे जैसे तैसे बचा लेता है। एंड बस वो श्राप हमेशा के लिए खत्म हो गया था। हमें दिखाया जाता है कि अमन और काया की शादी हो जाती है और बच्चे भी हो जाते हैं एंड ये अब खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिता रहे थे। और यहीं ये मूवी खत्म होती है। तो कैसी लगी ये मूवी? अच्छी लगी तो तुम्हें पता है क्या करना है, तो कर दो। और ये भी बताना कि अगली मूवी मुझे कौन सी पकड़नी चाहिए। अब देखो ये मूवी तो खत्म हो गई है, बट ऐसी और मूवीज देखने के लिए तुम इन दोनों पर क्लिक करके देख सकते हो। कसम से रिग्रेट नहीं करोगे। चलो फिर मिलते हैं।